अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवारा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां इजलास जारी है और इस इजलास में अब से कुछ देर पहले खिताब किया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद खिताब किया इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने। ये दोनों खिताब आज के सेशन की हाईलाइट थे और इन दोनों खिताबात पर आज बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इजलास में दूसरे नंबर पर खिताब करने के लिए आए आज के दिन की तकरीर जो थी, दूसरे नंबर की एक अहम तकरीर वो थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब पॉजिटिव नोट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इस ऐवान में दाखिल हुए और उन्होंने सबसे पहले इस्लामिक रेफरेंसेस से बात की, कायदे आज़म के रेफरेंसेस से बात की और सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया इसराइल की तरफ से जारी मजालिम का, वो मजालिम जो कि 7 अक्टूबर के बाद से गज़ा पर, फ़लस्तीन पर ढाए जा रहे हैं। इसराइल के मजालिम के हवाले से उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। Mr. President, can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must work for a durable peace through the two-state nation. We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital, and to advance these goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. बड़ी अहम बातें की गई जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और खुलकर उन्होंने ये कहा कि हम इस पूरे मामले पर, वो लोग जो कि आंखें बंद करके बैठे हुए हैं इसराइल की तरफ से, फ़लस्तीन में जो बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, उन बच्चों का खून हम सब के हाथों पर है। बहुत ही जज्बाती बात और बड़ी अहम बात, वाकई हम सबको आंखें खोलनी होगी। ये बात उन्होंने तमाम दुनिया के रहनुमाओं से कही। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि pre-1967 के बॉर्डर्स पर जाना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशन की फुल मेंबरशिप देनी पड़ेगी फ़लस्तीन को। बहुत अहम बातें, इस हवाले से हम बात करेंगे। हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अवैस। बहुत शुक्रिया सर, आप खिताब के वक्त वहाँ पर मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें थोड़ा सा बता सकें कि इस खिताब के हवाले से क्या राय है आपकी और कुछ ऐसी जज्बाती बातें जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं, बड़ी पॉजिटिव बातें, उनका क्या इम्पैक्ट रहा? जी बहुत शुक्रिया अवैस। देखिए, सबसे अहम बात ये कि क्योंकि मैं खुद हॉल में मौजूद था नेशनल जनरल असम्बली के और मैंने खुद लाइव सुनी तकरीर, तो उसके अंदर जिस तरह आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच के फौरन बाद नेतन्याहू साहब की स्पीच थी और उस वजह से जो हॉल था, जो मेहमान थे वो भरे हुए थे। ज्यूज के नुमाइंदे थे, इसराइल के नुमाइंदे थे और पाकिस्तानी थे और बड़ा एक, मैं समझता हूँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी वहाँ पर। और सबसे अहम बात ये कि जिस अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहसीयत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की कि हमारे क्या जज्बात हैं गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ पर जारी नस्ल कुशी के हवाले से, लबनान पर बमबारी के हवाले से। फिर उसके बाद उन्होंने बात की क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह सैलाब और दूसरी जो तबाहियां हैं वो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ती है, उसकी बात की गई। और मैं कहूँगा कि जिस अंदाज में फ़लस्तीन और उसका जो मुकदमा है वो कायदे आज़म के फरमूदात की रोशनी में जिस अंदाज में शुरू किया गया और जिस अंदाज में बात की गई, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों का दर्द समझती है, फ़लस्तीनियों के साथ है और इसराइल की जारहियत की मुकम्मल तौर पर हम उसके जो है उसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि फौरी तौर पर नेतन्याहू को वहाँ पर कत्लेआम रोकना होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब से पहले सिल्वेनिया के प्रेसिडेंट जो यूरोप के मेंबर हैं, उन्होंने स्पीच की और उन्होंने भी इंतहाई अच्छे अल्फाज में जो है वो फ़लस्तीनियों की जो जिद्दोजहद है उसको खराज तहसीन पेश किया और इसराइली वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर जंग बंदी और खून खराबा
रोकने का जोर दिया और वो अच्छा, बहुत अच्छे अल्फाज जी, में उन्होंने जो तकरीर नेतन्याहू ने की उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की उस पर जरा बात की जाए कि एक तो उन्होंने ये कहा कि प्री 1967 बॉर्डर्स की तरफ चले जाएं, और बात उन्होंने ये की कि यूनाइटेड नेशंस की फुल मेंबरशिप दी जाए पैलेस्टीन को। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है और इसमें कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस चीज के मुखालिफ हैं? देखिए देखिए, ये जो मुतालबा है कि फ़लस्तीन को फुल मेंबरशिप दी जाए, ये अब मुकम्मल तौर पर बड़ा जोर पकड़ गया है, ख़ुसूसी तौर पर जब बहुत सारे यूरोप के ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद मुमलिकत तस्लीम भी कर लिया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन का केस तो बहुत मजबूत है, लेकिन वहीं पर उसको बहुत बड़ी मुखालफत जो अभी तक सामना है, वो अमेरिका का भी सामना है, बरतानिया की तरफ से भी मुज़ाहमत है, और इस हवाले से जो नेटो के ममालिक हैं उनकी तरफ से बड़ा मुज़ाहमत है। लेकिन वहीं पर जो बाकी मुस्लिम दुनिया है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, उन सबका ये मुश्तरका मुतालबा है कि फ़लस्तीन को अब हर हालत में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मुस्तकिल मुकम्मल मेंबरशिप मिल जानी चाहिए, बजाय ये कि वो सिर्फ ऑब्जर्वर की मेंबरशिप पे बैठा हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि हर हालत में जो इसराइल की बर्बरियत है उसके खिलाफ भी कोई मुकम्मल मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाए। अच्छा, एक और जो मुद्दा जो कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने उठाया वो था कश्मीर का, और उसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की, जो TTP का फितना अल खवारिज है उसके हवाले से भी बात की। इस वक्त हम ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से क्या कहा था। Since the 5th of August 2018, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorize the people of occupied Jammu and Kashmir with draconian measures including prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. हामिद साहब, बहुत खुलकर जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि किस तरीके से भारत जो है वो कश्मीर का एक सिस्टमैटिकली डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश कर रहा है और उसको एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे आप, कितना इफेक्टिव था ये, और अब इसकी तरफ से भारत का क्या जवाब आने का, हमें क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह का जवाब देगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने उस हकीकत का बयान किया जो कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, और मोदी हुकूमत किस अंदाज में वहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसकी डेमोग्राफी चेंज करना चाह रही है। तो ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी है और ये बार बार बताना जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत इसके ऊपर कोई कान नहीं धरता, और भारत बहुत सारे जो हकीकत है, बहुत सारे जो मुतालबात हैं, बहुत सारी जो हकीकतें हैं, उनको हमेशा फरामोश करता है और उसकी हकीकत को मानने से इनकार करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉबिंग करे, ख़ुसूसी तौर पर इस फोरम का फ़ायदा उठाया जाए और मुस्तकिल लॉबी के ज़रिए फौरी तौर पर भारत पर दबाव डाला जाए कि वो इस तरह के जो जुल्म सितम है, जो 9 लाख भारतीय फ़ौजी वहाँ जुल्म कर रहे हैं, जो बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, जितना भी कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि भारत को रोकने के लिए उस पर अब पाबंदियों की बात करने की जरूरत है। अच्छा, एक और मामला जो कि उन्होंने उठाया वो था अफगानिस्तान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से मुख्तलिफ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको यूँ कह लीजिए कि एक सेफ हेवन मिला हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से। वो BLA का भी नाम लेते हैं, फिर उसके अलावा उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम लिया, जिसमें TTP भी शामिल है, जिसमें दाइश भी शामिल है, जिसमें अलकायदा भी शामिल है। अब अफगानिस्तान से हमारी जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से बड़ी ट्रिकी किस्म की रिलेशनशिप है। हम एक दूसरे को अपना भाई भी समझते हैं, लेकिन ये कैसे आएगा मामला अफगानिस्तान की तरफ से? बात यह है कि पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई है, पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर दबाव डाल रहा है
कि किसी भी हालत में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा कि टीटीपी के जितने भी सेफ हेवन्स हैं वो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान का मुतालबा अफगानिस्तान के हवाले से जो है वो ना सिर्फ अफगान हुकूमत से है बल्कि अमेरिका की भी जिम्मेदारी है, जी। और तमाम जो सालिसी किरदार अदा करने वाले थे उन सब की जिम्मेदारी है कि वो हर हालत में इस बात को इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हालत में दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो और खसूसन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो। अच्छा, अब फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अब हम आ जाते हैं नेतन्याहू की तकरीर पर। ये आज की दूसरी अहम तकरीर थी और जिस तरीके से नेतन्याहू की एंट्री होती है अक़वाम मुत्तहिदा के हॉल में, आपने भी देखा कि वहां पर एक हंगामा सा मचा, शोर शराबा होने लगा, बहुत सारे लोग वो हॉल छोड़कर चले गए। ये इस्तकबाल जिस तरीके से उनका हुआ एक तजलील के अंदाज में, लेकिन हमें नेतन्याहू की अप्रोच में, नेतन्याहू के लहजे में, नेतन्याहू की गुफ्तगू में किसी किस्म की कोई शर्मसारी या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिससे उससे लगे कि हाँ कहीं ना कहीं उससे कोई गलती होती। वो आज भी कह रहा है अपनी तकरीर में कि हम ये कंटिन्यू करेंगे। सारा मुद्दा उसने ईरान पर डाला है कि वो है जो दहशतगर्द है, और उसने अपने इस मिशन को एक होली मिशन, मुकद्दस मिशन कहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती से नेतन्याहू उस बेलगाम घोड़े की तरह है जो किसी की सुनना नहीं चाह रहा, किसी की मानना नहीं चाह रहा। और सबसे बढ़कर ये कि खुद इसराइल के अंदर इतने मुजाहरे हुए होस्टेजेस के हवाले से और यरगमालियों के हवाले से, पूरे तल अवीव में भी मुजाहरे हुए। बदकिस्मती ये है कि नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, जो सियासी उसका जो बचाव है या सियासी बका है, वो इसके अंदर है कि वो इस चीज को समझता है कि वो इसको जारी रखेगा तो होगा। दूसरी बात यह है कि जुल्म की इंतहा के बावजूद इस बेशर्मी और ढटाई के साथ नेतन्याहू इस बात का दिफा करते हैं कि इसका कोई जवाज नहीं बनता है। ईरान के ऊपर डालना या लबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह पे डालना ये एक नया ट्रिक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। हिजबुल्लाह की हकीकत कुछ नहीं है उस हवाले से जो जुल्म फलस्तीन और गजा पे हो रहा है। हिजबुल्लाह तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पे दूसरे लबनान में खड़ी है। तीसरी बात यह है कि नेतन्याहू की तकरीर का पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि हर पढ़ा लिखा आदमी उसकी तकरीर का बाइकाट करेगा। हर बंदा जो है, मैं भी उठ के बाहर आ गया, तकरीर शुरू हुई, चंद अल्फाज सुने और उसके बाद एहतजाजी तौर पर मैं बाहर आ गया। वजह यह है कि हम नहीं समझते कि नेतन्याहू के कोई अल्फाज भी सुने जा सकते हैं जब तक कि वो फलस्तीनियों का कत्लेआम खत्म ना करे। और बदकिस्मती ये है कि बहरहाल उसको अमेरिका की हमायत और सपोर्ट हासिल है, यूरोप की हमायत और सपोर्ट हासिल है, और जब तक अमेरिका की बिलवास्ता और बिलावास्ता हमायत रहेगी नेतन्याहू से हम कोई खास उम्मीद वाबस्ता नहीं कर सकते। तो अब क्या फाइनली आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में ये बात की कि हम इस जंग को अभी जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमास को हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देते, जब तक कि हम लिबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर देते, तो इसका मतलब है कि अब ये मामला, ये मुद्दा कहीं रुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी अभी सीज फायर का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दुनिया की ताकतों के कहने के बावजूद नेतन्याहू किसी हालत में भी अभी सीज फायर नहीं कर रहे, और इसका वाहिद हल ये है कि बहरहाल हिजबुल्लाह की जानिब से मुज़ाहमत होगी, हमास की जानिब से भी मुज़ाहमत होगी, और सब मुज़ाहमत का जो है फिर एक बार मुर्द इल्ज़ाम फ़लस्तीनियों को ठहराया जाएगा, जबकि दुनिया को ये समझना होगा कि इतना कत्ल व गारत के बाद मुज़ाहमत एक लाजमी चीज़ है, लाजमी अमर है। बदकिस्मती और ख़तरे की बात यह है कि अगर इस जंग में ईरान को लपेटा गया या ईरान आया तो फिर ये जंग बहुत बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हामिद अल-मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तकरीर लोगों ने सुनी और उनका किस तरीके से खैर मकदम किया गया, और उसके बाद जब नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर का मरहला पेश आया तो फिर किस तरीके से लोग वॉकआउट कर गए। लेकिन जो हठधर्मी है, जो एक तरीके से अपना जो एक नापाक मिशन लेकर इसराइल इस वक्त चल रहा है, उस मिशन को ख़त्म करने के हवाले से किसी किस्म की कोई बात भी नेतन्याहू की तरफ से नहीं की गई और वो इस मामले पर ढिठाई के साथ जमा हुआ है कि हमने ईरान को ख़त्म करना है, हमने ख़त्म करना है हिजबुल्लाह को, और हमने ईरान को ख़त्म करना है। ख़ास तौर पर जो बातें नेतन्याहू की तरफ से ईरान के लिए कही गई, उसने ईरान को ही सारे फसाद की जड़ करार दिया। उसने ये कहा कि सारी दुनिया में जो टेररिज्म है वो ईरान की तरफ से फैलाया जाता है, और
और उसने ये कहा कि सारी दुनिया को मिलकर हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम ईरान के न्यूक्लियर अज़ाइम को, ईरान के टेररिज्म को रोकें। झूठ का एक पुलंदा जो कि हमें नेतन्याहू की तकरीर में नजर आया, और एक एनिमेटेड तकरीर, एक ड्रामेटिक तकरीर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उसने वहां पर बिठाए हुए थे और वहां पर बिठाए हुए वो लोग तालियां बजाते रहे उसकी बातों पर। एक और मरहला जो कि इस तकरीर में था जिसमें हमने देखा कि नेतन्याहू ने जिक्र किया उन हॉस्टेजेस का जो कि हमास ने अपने कब्जे में लिए हुए वो लोग, उनकी फैमिलीज की बात की, और उसने कहा कि मैं उन लोगों को यहाँ लेकर आया हुआ हूँ, फौजी जो हमारे मरे हैं उनके घर वालों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा ये होता है कि जब नेतन्याहू उन लोगों का जिक्र कर सकता है और उन लोगों को लेकर जा सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के उस ऐवान में, तो फिर फ़लस्तीनियों को यह हक क्यों हासिल नहीं है कि वो इस ऐवान की फुल मेंबरशिप हासिल करें और अपने लोगों को भी वहां पर लेकर आएं। वहां पर भी फ़लस्तीन में, गजा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए हैं, उनके माँ बाप, या फिर वो बच्चे उस ऐवान में लेकर आए जाएं जिनके माँ बाप शहीद हो गए हैं। क्यों वो नहीं आ सकते? क्योंकि इस वक्त इस ऐवान पर अमेरिका का और वो जो ममालिक हैं जो कि कब्जा किए हुए हैं यूनाइटेड नेशंस पर, उनका कब्जा है, और इस कब्जे से यूनाइटेड नेशंस को जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी वहाँ पर हक और सच की आवाज़ें तो शायद बुलंद होती रहें, लेकिन उन आवाज़ों पर अमल दरामद नहीं होगा। कुछ और ऐसे साउंड बाइट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आपको सुनवाऊँ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, 79 सेशन है ये, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि हमें लगता है कि दुनिया में कुछ कर सकते हैं, और चूँकि मुस्लिम ममालिक तो हमेशा ये बात करते रहे हैं कि इसराइल को रोका जाना चाहिए, इसराइल की बर्बरियत हो रही है, इसराइल की जारहियत हो रही है फ़लस्तीन पर, लेकिन इस मरतबा हमने ये भी देखा कि बरतानिया की तरफ से भी ये आवाज़ बुलंद हुई। हालांकि बरतानिया आर्म्स एक्सपोर्ट्स करने में इसराइल को आगे है। This starts with addressing the rising tide of conflict and preventing a regional war in the Middle East. I call on Israel and Hezbollah, stop the violence, step back from the brink. We need to see an immediate ceasefire to provide space for a diplomatic settlement. And we are working with all partners to that end. Because further escalation serves no one. It offers nothing but more suffering for innocent people on all sides, and the prospect of a wider war that no one can control, and with consequences that none of us can foresee. This is intimately linked with the situation in Gaza, where again we need to see an immediate ceasefire. It shames us all that the suffering in Gaza continues to grow. The answer is diplomacy. ये थे कियर स्टामर के अल्फाज जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। फ्रांस की तरफ से हमेशा लेबनान, क्योंकि ज़ाहिर है लेबनान जो है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी था, तो फ्रांस हमेशा लेबनान की तरफदारी करता है। फ्रांस के सदर जनाब इमानुएल मैक्रोन ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। Israel, when faced with this terrorist attack, has a legitimate right to protect their own people and to deny Hamas the means of attacking them again. And no one here could have suffered something like the 2nd of October without there being consequences. However, the war that Israel is waging in Gaza has gone on too long. The tens of thousands of civilian victims in Palestine cannot be justified. There is no explanation possible for this. ये थे इमानुएल मैक्रोन, फ्रांस के सदर, जिन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हम ये मानते हैं कि इसराइल के पास खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को डिफेंड करने का हक हासिल है, लेकिन इसराइल की तरफ से जो कुछ हुआ है वह बहुत ज़्यादा हो चुका है। काश कि जो बात इन्होंने की, काश कि जो बात फ्रांस के सदर ने की, वो बात सारी दुनिया रियलाइज़ करे। सारी दुनिया तो रियलाइज़ करती है, लेकिन वो जो पावर्स, जो बड़ी पावर्स हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, वो रियलाइज़ करे और किसी तरीके से इसराइल को रोका जाए। अभी तक तो ये मामला लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वर्ल्ड वाइज में, और अब जरा नजर डालते हैं जापान की तरफ। जी,
जापान में नए वजीर आजम के तौर पर एक शख्स सामने आ गया है और जापान के जो मौजूदा वजीर आजम हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर कुछ स्कैंडल्स की वजह से इस्तीफा दे दिया था और अब एक साहब हैं जो कि जापान के नए वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं। इन साहब का क्या नाम है और क्या तफसील है ये हम आपको बताते हैं। कानूनदान शिगेरो अशीबा ये हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेट पार्टी की क़यादत के लिए मुकाबला जीत चुके हैं और उसके बाद उनकी जापान के अगले वजीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। शिगेरो अशीबा ने कौम परस्त रहनुमा सिनाई तकाइची के खिलाफ रन ऑफ वोट में कामयाबी हासिल की थी और अब उनको पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल होने की वजह से जापान का अगला वजीर आज़म तस्वुर किया जा रहा है और वो मंगल को LDP के ज़ेरे कंट्रोल पार्लियामेंट के जरिए वजीर आज़म मुंतखब होंगे। मौजूदा वजीर आज़म जो हैं फोमियो किशिदा, उन्होंने अगस्त में इस्तीफ़ा दिया था। कई स्कैंडल्स सामने आए थे और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। उसके बाद उनकी जगह नए वजीर आज़म के इंतखाब के लिए भागदौड़ शुरू हुई थी और अब नए जापानी वजीर आज़म को मुल्क में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनमें एक है जी महंगाई, जिसकी वजह से अवाम शदीद गुस्से में है। फिर दूसरा, मशरक़ी एशिया में चीन और जौहरी हथियारों से लैस शुमाली कोरिया की जानिब से बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं जापान के लिए ये एक नया वजीर आज़म क्या कर। अब नज़र डालते हैं एक और मुल्क पर, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ नज़र डालते हैं, जहाँ पर कुछ अजीबो गरीब वाक़यात हुए हैं और ये वाक़यात ऐसे हैं कि जब आप सुनते हैं तो आपका जहन माऊफ हो जाता है कि ये इतना बड़ा मुल्क जो कि अपने आप को इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहता है और वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है तकरीबन 1.25 अरब से ज़ायद लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ये हो क्या रहा है हम आपको बताते हैं जी। बिहार में सालाना मजहबी त्यौहार है जिसका नाम है जीवत पत्रिका। उसके दौरान 47 लोग जान से गए, तमाम अफराद डूबने से हलाक हुए और उनमें 37 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 15 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। डूबने की वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस मजहबी त्यौहार में एक रस्म है जिसमें दरिया में डुबकी लगाना ज़रूरी होता है और बिहार सूबे की जो हुकूमत है उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट एहलकार त्यौहार में आने वाले अफराद को बचाने और लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश में मसरूफ़ है। और अफसोसनाक बात यह है कि 3 रोज़ा ये जीवत पत्रिका त्यौहार ये बच्चों की फलाह के हवाले से किया जाता है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले साल भी 22 अफराद इसमें डूबने की वजह से हलाक हो चुके हैं और बिहार हुकूमत ने मरने वालों के जो लवाहिकीन हैं उनके लिए 4 लाख रुपए का ऐलान तो किया है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना यह है कि अमवात की जिम्मेदार बिहार की सूबाई हुकूमत है जिसने हिंदुओं के त्यौहारों को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया और अगर इंतजाम ठीक तरह से होते, पूरी जिम्मेदारी से किए जाते तो मासूम बच्चों की जान इस तरह ज़ाया न होती। लेकिन भारत में एक और सामने आया है, दूसरी जमात के तालिब इल्म को काले जादू के अमल के दौरान कत्ल कर दिया गया। ये रियासत उत्तर प्रदेश में हुआ। रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है हाथरस। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल की क्लास 2M के एक तालिब इल्म को काले जादू की अदायगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। बच्चे को मुबैना तौर पर स्कूल के हॉस्टल में कत्ल किया गया जिसका मकसद ये था कि स्कूल को कामयाबी मिले और भारतीय पुलिस के मुताबिक स्कूल के डायरेक्टर, बच्चे के वालिद और 3 असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उसका जो वालिद है वो काले जादू पर यकीन रखता था और लड़के को स्कूल के बाहर ट्यूबवेल के करीब वो कत्ल करना चाहते थे। ताहम जब वो बच्चे को हॉस्टल से बाहर लेकर जा रहे थे तो उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया। उस पर मुल्जिमान ने बच्चे का गला दबाया और उस बेचारे को कत्ल कर दिया। तो ये है जो कि भारत से सामने आई है। अब एक और तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की याफ्ता मुल्क में जाने किस तरह जा रही है ये हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं जी स्विट्ज़रलैंड की और स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेड सुइसाइड वाला जो मामला है उसके हवाले से एक केस सामने आया है। असिस्टेड सुइसाइड ये होता है कि जब कोई शख्स इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता है, उसको कहते हैं असिस्टेड सुइसाइड। और ये जो डिवाइस आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ये बेसिकली एक सुइसाइड पॉड है कि अगर आप इसके अंदर बैठें, इसका दरवाज़ा बंद करें, अंदर से कुछ गैसेस निकलेंगी और आप ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके हवाले से एक वाक़या सामने आया है। एक खातून की सुइसाइड पॉड के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के वाक़े के बाद मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में डॉक्टर फिलिप निट्स्के, ये बेसिकली सुइसाइड पॉड जो कि ख़ुदकुशी का कैप्सूल है,
इसको इन्होंने डिज़ाइन किया है और उसके इस्तेमाल से तकरीबन 2-4 सेकंड में ही बग़ैर किसी तकलीफ़ के या दम घुटने का एहसास हुए बग़ैर मौत वाक़ हो जाती है। डॉक्टर फ़िलिप ने बेसिकली इस कैप्सूल में नाइट्रोजन और हाइपोकेसिया जैसी गैसेस का इस्तेमाल किया है और पुलिस ने खातून की खुदकुशी में मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शफुसान का जो इलाका है वहाँ से गिरफ़्तार किए गए अफराद पर खातून को खुदकुशी पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ये बेसिकली जो पॉड है ये मुतनाज़ा पॉड है और इसको बनाने वाली कंपनी का कहना यह है कि सिर्फ वही शख्स ये इस्तेमाल कर सकता है जो कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की ख्वाहिश रखता हो। स्विट्ज़रलैंड में कुछ हालात में ज़िंदगी का खात्मा कानूनी तौर पर जायज़ है, लेकिन ये जो पॉड है इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर निष्के को बेसिकली डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है और वो ख़ुदकुशी की वकालत पर बड़े पुरजोर तरीके से उसके हामी हैं और वो कहते हैं कि जिसे भी ख़ुदकुशी करना, जो भी शख्स करना चाहे ख़ुदकुशी, उसे इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने ये डिज़ाइन किया है कैप्सूल और ये डिज़ाइन जो है वो ऑनलाइन दस्तयाब है, आप फ्री में जाकर ऑनलाइन इसका डिज़ाइन ले सकते हैं। और जबकि जो ज़िंदगी के हामी ग्रुप हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। अब और ख़बर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और ये ख़बर आई है सऊदी अरब से और सऊदी अरब से बेसिकली इस खबर में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है क्योंकि सऊदी अरब से एक ऐलान हुआ है और इस ऐलान में बुनियादी तौर पर एक ख़त पाकिस्तान को कहा गया है, शेयर किया गया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से जो भिखारी सऊदी अरब भेजता है या जो लोग भिखारियों का रूप धार कर सऊदी अरब चले जाते हैं उनको कंट्रोल करें, वरना सऊदी अरब में जो हज और उम्रा के जो ज़ायरीन जा रहे होते हैं उनको शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। और हमारे नुमाइंदे इमरान ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये मामला क्या है और ये ख़त जो भेजा गया है सऊदी अरब की तरफ से हमें, उसमें क्या कहा गया है। जी इमरान ऐवान साहब बताइए इसकी क्या तफसील है। जी, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा की तरफ से पाकिस्तान को मसला भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से काफ़ी सारी भिखारियों की तादाद आ रही है। अगर इसको रोका नहीं गया तो पाकिस्तान के हज और उमरा कोटा में असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए। और अब मैं आपको बताता जाऊं कि सऊदी लॉ के मुताबिक सऊदीया में भीख मांगना और भीख देने वाले को पैसे देना एक जुर्म है जिसकी सजा 1 लाख रियाल जुर्माना है और 1 साल की कैद है। मैं आपको बताता जाऊं कि 2 साल कबल सऊदी अरेबिया में काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें बड़ी तादाद इथोपियन की थी जो अक्सर रोडों पे भीख मांगते नजर आते थे, उनको डिपोर्ट किया गया। तो अगर हम बात करें पाकिस्तानी भिखारियों के हवाले से तो ये पहले मक्का और मदीना में पाए जा रहे थे, मगर इसके अलावा भी अब जद्दा, दमाम, रियाज और डिफरेंट शहरों में ये पाए जा रहे हैं और इसमें ज्यादातर तादाद जो है वो औरतों की है। ये जितने भी लोग देखे जा रहे हैं इसमें ज्यादातर जनूबी पंजाब से तलक रखते हैं और इसमें औरतें, बूढ़ी और यंग लड़की भी देखी जा रही हैं। जैसे कि कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि अक्सर फैमिली रेस्टोरेंट के बाहर इनकी काफी सारी तादाद होती है जो फैमिली को काफी तंग करती है पैसे हवाले से। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मुल्तान का एयरपोर्ट है वहाँ पे काफी कड़क इंतजाम करें ताकि इसको रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अब देखना यह है कि वजारत मजहबी उमूर इस हवाले से क्या करती है। जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। अब नज़र डालते हैं भारत की तरफ। जैसे जैसे खालिस्तान तहरीक भारत में ज़ोर पकड़ रही है और भारत में रहने वाले सिख और दुनिया भर में रहने वाले सिख अपने लिए अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं भारत से, वैसे वैसे भारत के ओछे हथकंडे भी बढ़ रहे हैं और भारत ने बैरून मुल्क मुकीम सिखों को, ख़ास तौर पर उन सिखों को जो कि खालिस्तान तहरीक में शामिल हैं, उनके रहनुमाओं को कत्ल करना शुरू कर दिया है। और अब इसी हवाले से एक बड़ा अहम मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि न्यूयॉर्क में मुकीम अटॉर्नी और सिख अलहदगी पसंद ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के तहत भारतीय हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के आला हुकाम के खिलाफ अमरीकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है, जिसका उन्होंने जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया और उन्होंने ऐलान किया इस मुकदमे के हवाले से गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश ऐन वक्त पर पकड़ी गई थी जिसके ताने बाने भारतीय हुकूमत और रॉ से मिले थे। केस तो दायर कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश
क्यों की गई? सिख बरादरी भारत के बाहर महफूज नहीं है तो भारत के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और सिख कम्युनिटी खालिस्तान के लिए क्या कर रही है? इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शिश सिख सिंधु। उनसे हम बात करेंगे। बख्शिश साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमें ये बता सकें कि भारत जो है वो गुरपतवंत सिंह को क्यों कत्ल करना चाहता है, वजह क्या है? हाँ जी, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिहड़ा कि सिख जस्टिस दा लीगल काउंसिल आ, जिहड़ा कि कानूनी सलाहकार आ ते सिख जस्टिस दा को फाउंडर भी आ, ਉਹ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। तो बख्शिश जी, तुसी मैनू यह दसो कि गुरपतवंत सिंह जिहड़े है ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰॉ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਰॉ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, NIA ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰॉ ਦਾ ਹੈਡ। ਸੋ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜੀਤ ਦੋਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰॉ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੇ ਰॉ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਿਟਮੈਨ ਹਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ's duty was to hire a hitman to assassinate Gurpatwant Singh Pannu. So starting from Prime Minister Modi, then the RAW agency, Ajit Doval, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ उससे पहले वो विक्रम यादव एक फील्ड ऑफिसर था, पर जब उसको राह में लेके आए तो ही बिकेम द राह एम्प्लॉई, जिसने निखिल गुप्ते को हायर करके ये साजिश बनाई कि निखिल गुप्ते को पैसे दे कि वो हायर करे हिटमैन। लकली निखिल गुप्ते ने जिस हिटमैन ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, he was the intelligence agent of Ka's intelligence agency। अच्छा, तो अब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਫੈਡਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਿਫੰਡਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਕਸਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ to prove
that the Indian government is killing Sikhs who are asking their relief. तो अब इस केस में आगे होगा क्या? बिकॉज जो अदालत है अमेरिका की वो सजा तो नहीं दे सकती मोदी नू ना रॉ नू। ये सिविल केस है जी। This case has an important step politically. This case will seek damages because Indian government has put so much, let's say, done so much damage to the Sikh activists. Indian government is killing Sikh activists like in UK, in Lahore, Pakistan, and trying to kill Sikhs in the United States of America. So this has global repercussions. Even though the US court may not be able to bring these people in here in the court, but the ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ the truth is coming out that India is a terrorist organization ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਵਾ so because we are holding our referendum the India is not able to stop our referendum and since India is not able to stop referendum, they are stopping the guys who were doing the referendum. थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद थे बख्शिश सिंह और ये हैं जी सरबराह खालिस्तान काउंसिल के। अब देखना ये है कि जो खालिस्तान की तहरीक है ये भारत को इसने हिलाया तो है लेकिन अब ये मज़ीद आगे कहाँ तक जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।